जिसके भूतिया होने की कहानी मेरठ के हर लोगों के जुबान पर सवार है। कहते हैं लोग वहां से दिन में गुजरने पर भी तौबा करते हैं, क्योंकि खंडहर पड़ी बिल्डिंग में कई बार किसी औरत को लाल साड़ी में अंदर बाहर आते जाते देखा गया है। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि रात के अंधेरे में जीपी ब्लॉक की बिल्डिंग के छत पर लाल साड़ी में एक औरत भटकती रहती है। पर सच पूछिए तो मुझे ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं लगी, क्योंकि उस रात जब मैं रिसर्च कर रही थी तो पता लगा कि यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि ये जगह जुआरियों का अड्डा है और इलीगल काम करने वालों के लिए छुपने की जगह। ऊपर कई स्कूल के बच्चे यहाँ इसलिए आते हैं ताकि वीराने में बिना किसी की नजर में आए नशीले पदार्थों का सेवन कर सके। ऐसी वाहियात जगह को अपनी किताब में जगह नहीं देना चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने जीपी ब्लॉक को लिस्ट से बाहर करने का सोच लिया था और सीधे जीपी ब्लॉक के सन्नाटे में पहुंच गई। आधी रात दूर कहीं से जानवर की आवाजें आ रही थी और साथ कहीं से टकराकर रोशनी की धीमी झिलमिलाती किरणें, जिससे जीपी ब्लॉक की मायूस दीवारों का रोना कभी दिखता तो कभी छिप जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी कहीं से गाड़ी की आवाज आई जो इस बिल्डिंग की ओर ही आ रही थी, इसलिए मैं बिल्डिंग के अंदर ही छिप गई। झांक कर बाहर देखा तो इससे पहले कि गाड़ी बहुत अंदर आती, एक आदमी डंडा खड़काता हुआ उसके सामने आ गया। एक तेज ब्रेक के साथ किडनैपिंग वैन जैसी दिखने वाली गाड़ी वहां आकर रुक गई और उसमें एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। हाथ में डंडा लिए आदमी ने उसके मुंह पर टॉर्च मारी और डंडा घुमाते हुए पूछा, कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? जवाब में उस इंसान ने अपने कमर से पिस्तौल निकाला और अपनी उंगली में नचाते हुए उसके सामने तान दिया। पहचाने? ऐसा है गुरु, तमंचा डालो अपने भीतर और चुपचाप यहाँ टैक्स सरकाओ और फिर जो करना है करो और सुबह होने से पहले चलते बनो। उसकी बात सुन वो आदमी मुस्कुराता है और वापस से पिस्तौल घुमाते हुए कमर में फंसा लेता है और आगे बढ़ते हुए चंद कागज के नोट उसके हाथ में थमाता है और वो गाड़ी का रास्ता छोड़ देता है। उसके बाद गाड़ी अंदर की तरफ थोड़ी और बढ़ गई और उस ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बाहर निकले, जिसमें से पीछे के 2 लोग एक लड़की को जबरदस्ती खींच कर ला रहे थे, जिसका मुंह और हाथ बंधा हुआ था। शराब के नशे में उन दरिंदों ने लड़की को नोच खाया। मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाई, बस उनसे नजरें चुराकर एक कोने में दुबकी छिपी रही। कुछ देर के बाद उसकी चीख भी इस जीपी ब्लॉक के सन्नाटे में कहीं खो गई। दम तोड़ चुकी उस लड़की के ऊपर उन नशेड़ियों ने शराब छिड़ककर आग लगा दी और वहां से चलते बने। मैंने बहुत कोशिश की पर उसे आग से नहीं बचा पाई। अपनी आंखों के सामने उसे राख होता देख मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई। मेरी आंखें नम थी और मैं एक टक उसके सुलगते अवशेष को देखे जा रही थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे पूरे शरीर में छुरछुरी से दौड़ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि आखिर वो है कौन जो अपनी हथेली से मेरे कंधे को जकड़े जा रहा है। हालांकि ये बात साफ थी कि अगर ये हाथ उसी दरिंदे का हुआ जिसने उस लड़की को जलाया था तो मेरी कब्र भी यहीं खुदेगी। जैसे तैसे मैंने कंधे से हाथ झटका और पीछे मुड़ी, पर सामने गुप्त अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई बंदा और ना ही कोई बंदे की जान। कुछ था तो सन्नाटा, पर अगर कोई था ही नहीं तो वो हाथ किसका था? ये सोचकर डर से मेरा गला सूखने लगा। बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इस पूरे जीपी ब्लॉक में। इसलिए मैंने वहां से निकलने का सोचा, पर मैं जाती कहां? मैं तो माया जाल में फंसी थी, जहां ना मैं अपनी मर्जी से आती थी और ना ही अपनी मर्जी से निकल सकती थी। हालांकि मुझे अब यह समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी कि जीपी ब्लॉक सच में भूतिया है और इसके पीछे की वजह थी यहाँ हुए लोगों की दर्दनाक मौत, जिसके बाद अब उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ कुछ और सोच पाती, हर तरफ से चीख चिल्लाहट शुरू हो गई। उनके मारे मैंने अपनी आंख और कान बंद कर लिए और जब आंखें खोली तो एक औरत की डरावनी शक्ल ठीक मेरी आंखों के सामने थी। डरते डरते जैसे ही मैंने उसे छुआ,
तो वो धुएं की तरह हवा हो गई और जीबी ब्लॉक के उस खंडहर में मुझे कई आदमी दिखने लगे जिसके साथ यहाँ कुछ बुरा हुआ है। किसी कोने में छोटे बच्चे की आत्मा थी तो किसी कोने में एक बूढ़ी आत्मा, और वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने ही उनका कुछ बिगाड़ा है। देखने तक तो ठीक था, पर अब वो मेरी तरफ किसी ज़ॉम्बी की तरह बढ़ने लगे। उन्हें करीब आता देख मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। ना मैं आगे जा सकती थी और ना ही पीछे, क्योंकि वो चारों तरफ से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। और उसमें से एक बच्चा दौड़ते हुए मेरी तरफ आया और मेरे ऊपर कूद गया। मैं पीठ की बल जमीन पर गिर गई और वो मेरे ऊपर बैठा मुझे घूर रहा था। देखते ही देखते उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून बढ़ने लगे और उसने मुझ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि उसके नाखून मेरी खाल को खींच ले, हम दोनों एक दूसरे से अपने आप ही विपरीत दिशा में अलग हो गए। मेरे चेहरे पर बस हल्की सी खरोच लगी, पर मैं खिंची खिंची एक अंधेरे में चली गई और वापस अपने कमरे में, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो तुम्हारे चेहरे पे जख्म वहीं से आया? हाँ डॉक, मुझे पता है आपको ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन अरे नहीं दीपिका, मुझे कुछ भी झूठ नहीं लग रहा है। साइंस के आगे भी बहुत कुछ है इस दुनिया में जिस पर हमें यकीन करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी कहानी पूरी करो और फिर मुझसे मिलो, क्योंकि अकेले तुम ही नहीं जिसके साथ ये हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है ये सब? मेरे साथ। आखिर क्या हो रहा है डॉक्टर के साथ? क्या वो भी मेरी तरह भूतों के माया जाल में फंस जाती है, या है उनकी कोई और कहानी? जानेंगे माया जाल के अगले अध्याय में, जिसके लेखक हैं पंचम प्रकाश।